हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं आप सबकी बहन पायसा राठौड़। और चलो मैं बताती हूँ अब आगे की कहानी की आगे मेरे साथ क्या रहा। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे ना, वो जाके देखो, तभी पता चलेगा कि मेरी लाइफ कैसी चलती आ रही थी और अभी कैसी चल रही है, ये मैं बाद में बताऊंगी। तो फिर आगे वो मॉर्निंग में चाय वाय बनाते समय ये सीन देखा और मन में अजीब सा वो दिन ऐसा था, क्या ही बताऊं आपको। उसके बाद 10-11 बजे वो मुझे बाहर लेके जाती है, खेत ही तो होता है, दोहरों पे ऐसे लेके जाती है। वहां जाके मुझे बोलती है कि तुझे यहाँ मैं कुछ चीजें समझाने लाई हूँ, तू कुछ चीजें नोटिस करना। मैंने कहा ठीक है। कि आपके पति पे बहुत कर्ज है, वो कर्ज हम उतारेंगे धीरे धीरे, और तू यहाँ बैठे रहना, 2 साल तक हमारे साथ रहना, ठीक है। और फिर मैंने उनसे ऐसे हिम्मत जुटा के पूछ लिया कि भाई कर्ज है किस चीज का, एटलीस्ट मुझे पता तो चले। तो उन्होंने बोला कि जब माँ बीमार थी, तब जब माँ की डेथ हो गई तो वो खर्च हुए थे, और फिर एक छोटी बहन थी, उनकी भी शादी की, और रिश्तेदार में जाना आना तुझे पता है कि कितना खर्च होता है, और इतनी कोई तनख्वाह है नहीं। मैंने कहा वो तो ठीक है, बट ये लोग 4 भाई है तो 4 में 4 हिस्सा होता है, तो फिर एक पे इतना भार कैसे? तो बोला वो लोग कुछ भी नहीं करता है, जो करता है यही करते हैं, वो देखते तक नहीं है, कुछ भी नहीं करते, उनको तो भूल जा, यही समझदार है, सब कुछ यही करता है। मैंने कहा ठीक है। मैं और जो गांव वाले जो लोग यहाँ आके तुझे कुछ भी भिड़ाई करे, तो उस बातों पे कुछ भी विश्वास मत करना। मैंने कहा ठीक है। कि ये गांव वाले ना जो दिखते हैं ना, वैसे है नहीं, बहुत निक्कर कट है, मतलब गंदे लोग है, तू इनकी बातों में मत आना कभी भी। मैंने कहा ठीक है। फिर इस तरह से मेरे से बातें की कि अपन विश्वास कर ले, ऐसी बातें हुई मेरे साथ। तो मुझे एक तरह से ऐसे विश्वास हो गया था, कुछ चीजें ऐसी ऐसी उन्होंने बोली तो एकदम विश्वास हुआ लगा। कि फिर उन्होंने बोला कि मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुम भी भाटी, मैं भी भाटी हूँ, तो हमें मैं बड़ी बहन जैसी हूँ, एक बड़ी बहन के नाते तो मेरे पे विश्वास करना, ठीक है। मैंने कहा ओके। फिर क्या है कि वो उस दिन वो मुझे अपने मायके लेके जाती है, मुझे और इनको वहां लेके जाती है वो। और रास्ते में मैं ऐसा कुछ और भी देखती हूँ, थोड़ा बहुत अजीब होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से समझाया वो चीजें वापस याद करती हूँ, नहीं यार इन्होंने बताया ऐसा। फिर वो लेके जाती है, वो अपनी माँ से मिलाते हैं ना, सबसे मिलाते हैं। तो उनकी माँ क्या कहते हैं, मेरे माथे पे ऐसे हाथ फेरती है कि बेटा तू मेरी बेटी ही है। तो वो बोलती है ठीक है, आज से तू बेटी है। और ऐसे करके वो एक बहन वाला रिश्ता और वो वाला रिश्ता उनके साथ हमारा हो जाता है। और वो ऐसे करके वो दिखाती है थोड़ी कि हाँ मैं तेरी अपनी हूँ, और मेरा जैसा कोई नहीं है इधर तेरे ससुराल में। तो उस पे मैं इतना विश्वास कर लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ, एकदम खुश हो जाती हूँ। फिर वो क्या है कि वो तो उधर रहती है, और मैं और ये आ जाते हैं वापस। वापस आके और इन सब का एक प्रोग्राम होता है पहले से ही। मामे ससुर की बेटी होती है, जिन उनकी शादी होती है जोधपुर में। तो उनकी लड़की की शादी होती है, तो उनकी प्लानिंग पहले से ही होती है कि जाना है सबको। 2-4 दिन के बाद ऐसा होता है कि वो लोग शादी के लिए तैयार हो जाते हैं कि कल जाना है। तो उस दिन पहले एक दिन मैं इनसे पूछती हूँ कि यार सब चले जाओगे तो मैं किसके पास रहूंगी? तो ये कोई भी मुझे उस समय जवाब नहीं देते, ऐसे करके ये बाहर चले जाते हैं गाँव में। गाँव नहीं होता है, अब क्या बताऊँ कहाँ जाते हैं। मैं जिस घर में रहती हूँ ना, उस घर के अलावा नजदीक कोई भी घर नहीं दिखता, एक जंगल टाइप होता है, कुछ भी नहीं होता है उस समय। अब तो बहुत ज्यादा वहां चेंज हो गए। तो वो औरत अपने मायके से सीधी जोधपुर के लिए रवाना होती है, और ये मेरे ससुराल से सीधा जोधपुर के लिए रवाना होते हैं। उस बीच मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल जंगल टाइप है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसके पास रहूंगी। इनसे पूछा तो ये कुछ भी जवाब नहीं दिया कि यार मैं अकेली रहूंगी क्या? तो इन्होंने बोला अकेली कहाँ है, माँ है ना। माँ मतलब जो 90 से 95 95 ईयर्स की जो वो माँ थी, बोला वो है ना। वो पहले से आंखों से उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता था, उनकी आंखें नहीं थी, और वो चल नहीं पाते थे। आपको पता है, चल तो पाते थे वो धीरे धीरे ऐसे, मतलब होते हैं ना 95 के कितने होते हैं। तो वो लोग सारे चले जाते हैं उस दिन। उस दिन जब धीरे धीरे रात होती है, तब मुझे इतना वो होता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे बात करूं। मैं मेरे पीर वालों से भी बात नहीं कर सकती थी, है ना। तो वो सारे चले जाते धीरे धीरे, जैसे जैसे शाम की 5-6 बजती है। तो एक है कि गांव से निकलती है, 2 छोटी छोटी बच्ची होती है, छोटी छोटी बिल्कुल, क्या बताऊं आपको, 5 साल की होगी एक, एक 6-7 साल की, ऐसा कुछ होती होगी वो। उनको मैं रोकती हूँ। मैंने कहा आज आप मेरे पास रह जाओगे? तो वो बोलती है कि मम्मी को पूछना पड़ेगा। मैंने कहा रह जाओ ना प्लीज।
वो माँ और मैं, उस घर में सिर्फ 2, और चारों तरफ अंधेरा, कोई भी नहीं। अब मैं कितनी छोटी थी, 16-17 साल की इंसान कितनी होती है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे रात होती है ना, वैसे वैसे डर लगता है। आप एक इमेजिन कर सकते हो कि एक 16-17 साल की लड़की, चारों तरफ अंधेरा, जंगल, और कोई भी ना हो, एक बुढ़ी माँ 95 ईयर्स की। आप इमेजिन करो कि मैं वहां पर उस दिन कैसे रही होगी। रात हो गई, अभी रात हो गई, फिर रात को ऐसा लगता है कि मैं माँ के साथ सो जाऊंगी। पर माँ के क्या होता है, एक ऐसी चारपाई होती है जिसके अंदर खड्डा सा होता है, ऐसे खड्डा सा, कि वो माँ इस खड्डे के अंदर ऐसे सोते हैं, वो एकदम उकड़ू सी बन के ऐसे सोते थे। मैं तो उनके साथ आ नहीं सकती, मैं कहाँ सो, माँ के एकदम बाजू में सो रही थी, तो ही डर लग रहा था। फिर वो बच्ची आती है मेरे पास कि हाँ, वो छोटी-छोटी 2 बच्चियों के एक नहीं, 2 नहीं, वो 1 ही आती है। उसके सहारे मैं वो पूरी रात निकालती हूँ। मतलब नींद तो आती नहीं है, ऐसे ही पूरी रात निकलती है मेरी। रोना तो बहुत आता है, पर क्या कर, बोलती हूँ नहीं। उन सबको इतनी भी दया नहीं आई कि इतना पूछ सकते थे कि तुम कैसे रहोगे यहाँ पे। मैं, हाँ, 1-2 साल हो जाता था ना, तो भी इंसान थोड़ी जान-पहचान हो जाती है। तब तो मैं किसी से बात नहीं करना या कुछ भी नहीं था। फिर उस दूसरे दिन उनका फ़ोन आता है, उस औरत का आता है, बकरियां का दूध निकाला, गायों को ऐसे ऐसे काम के बारे में पूछती है, और माँ को रोटी खिला देना, ऐसे ऐसे मुझे पूछते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, मुझे दिन में तो मैं रह लूंगी, पर रात को मुझे डर लग रहा है। तो क्या, कोई नहीं खाएगा, और वो है ना, बच्चे है ना, उनको सुला लेना, वो आती है ना तेरे घर पे तेरे पास बातें करने के लिए, तो उसको ही सुला लेना पास में। ऐसे करके इनको फोन देती है, ये इनसे मैं बात करती हूँ। तो इनका बात करते करते क्या, कोई समझे ना समझे, लेकिन ये जरूर समझेंगे, थोड़ा तो समझेंगे, इतना तो। मैं इनसे बात करती हूँ, मैं इनका और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे, मुझे रात को डर लगता है, प्लीज आप आ जाओ, शादी में वो लोग रह लेंगे, आप आ जाओ। तो बोलते हैं, तन कौन खावे, कोई कौन खावे। तो मुझे थोड़ा सा लगता है, मैं थोड़ी सी बोलती हूँ कि यार मुझे डर लगता है, मैं आपको बोल रही हूँ डर लगता है। तो एक मुझे बीकानेर जाना है, मुंह से यही निकलता है कि मुझे बीकानेर जाना है। तो बोलते हैं कि रास्ता पड़ा सीधा, साफ, चली जा, अगर तुझे डर लग रहा है, तुझे नहीं रहना, तो रास्ता साफ है, चली जा बीकानेर। ऐसे करके थोड़ी एक होता है ना, चिल्लाने जैसी आवाज, वो उनके चिल्लाने वाली आवाज आई। पहली बार जो आवाज सुनी ना चिल्लाने की, वो फोन पे ही सुनी थी। जोर से चिल्लाए, नाटक कर रहे हैं, फलाना फलाना, बहुत कुछ ऐसी चीजें, वर्ड बोले थे। मुझे उस डर से ज्यादा उनके वर्ड जो दिमाग में आए, वो आ गए। डर तो भूल गई, लेकिन उनके जो वर्ड थे ना, वो डर से भी ज्यादा था मेरे लिए, डर से भी ज्यादा था। कि वो उन्होंने जब मुझे सीधा रास्ता दिखाया ना, कि सीधा रास्ता पड़ा, चली जा, और ये और बोला वापस आना मत, वो उस अंधेरी रात से भी बड़ा था मेरे लिए। फिर क्या होता है, फिर वो डर और रात बात सारा भूल जाती हूँ। फिर वही रात होने लगती है, मैंने कहा कोई ना, को यार कौन खाएगा मुझे, अगर कोई खा भी लेगा तो क्या हो जाएगा, भगवान के भरोसे। उस रात को भी मैंने जैसे तैसे दूसरी रात भी निकाली। फिर तीसरी रात है, मेरा जो देवर है, जिसने मुझे बोला था कि आगे आगे देखो होता है क्या, वो आते हैं। उनके सामने क्या है कि पहली बार मैं किसी के सामने रोई नहीं थी कभी। ऐसे करते 5-6 महीने मेरी शादी को हो गया था, मैं रोई किसी के सामने नहीं थी। पहली बार उस देवर के सामने मुझे रोना इसलिए आता है क्योंकि डर लगता है, क्योंकि वो आते हैं शाम को 6:30 बजे, उनको वो फ्री होते हैं, अपने बीएड वीएड कर रहे थे, पता नहीं क्या, वो मेडिकल में भी रहते थे। तो उनके पहली बार मुझे थोड़ा सा उनके सामने रोना, अब घूंघट में रोना तो नहीं दिखता, लेकिन मेरी आवाज चेंज हो जाती है, तो वो पहचान लेते हैं। घूंघट में रोना थोड़ा दिखता नहीं है, क्योंकि
गर्दन भी नीचे होता। तो उन बना को बोलती हूँ कि बना, बाकी दिन में तो मैं रह लूंगी, रात को डर लग रहा है। तो वो हंसते हैं कि डर क्यों लग रहा है ना माँ, है ना इतनी माँ है तो किस बात का डर, माँ इतने बच्चों को पाली है, ये माँ अकेली रहती थी, ये वो, माँ है किस चीज का डर है, कोई ना कोई डर नहीं है, और हम भी तो हैं। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, फिर उस दिन पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो बोला इधर ही घर है पास में। तो मैंने कहा यहाँ से तो नहीं दिखता। अरे क्या मैं भी यहाँ रहती हूँ, आपके ससुर जी है यहाँ, आपके जेठानी है यहाँ, हम सब फैमिली वाले हैं ना यहाँ पे, आपको क्या बताऊं। उस दिन उन्होंने बोला नहीं, हम है ना आपकी फैमिली वाले। 5-6 महीने के बाद देवर ने बोला हम है ना आपके ससुर है, आपकी जेठानी है, मैं हूँ, और आपकी ननदे हैं, क्या आपने कभी ननदों से बात की। मैंने कहा नहीं, आपकी 4 ननदे हैं, चार चार, 2 देवर है, 1 जेठानी है, आपके ससुर है, 2 जेठुते हैं। उस दिन मुझे ये चीज पता चलती है कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली भी है। मुझे उस समय फिर मुझे इतना रोना आया कि कहाँ है वो सब। बोला वो यही है, थोड़ा सा आगे, आपको दिखता नहीं है यहाँ से। मैंने कहा ननदे आती नहीं है क्या, आपकी बहनें जो है वो आते नहीं है क्या। बोला माँ जाने के बाद कोई नहीं आता, माँ तो है नहीं हमारे संसार में। फिर उन बन्ना को मैं बोलती हूँ, बन्ना डर लग रहा है, आज रात आप इधर ही सो जाओ, क्योंकि बन्ना भी उधर अकेले ही सोते हैं, माँ तो होती नहीं, अपने पापा के पास सोते हो। पापा को खाना वाना खिला के वो पापा के पास सोते थे, मतलब मेरे ससुर, रियल ससुर के पास सोते थे वो। फिर वो जो बाईसा थे उनको भी मैंने रोक लिया उस रात, और मेरे देवर को भी रोक लिया। उस रात मुझे मेरे देवर ने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे सिस्टम है आपके ऊपर, जो बहुत सारी ऐसी बातें बताई। इतनी बातें बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी सारी बातें बताई, तब थोड़ा सा पता चला कि हाँ यहाँ पर मेरा भी कोई है, कि आपकी 1 माँ से 2 माँ से सास है, और पूरी फैमिली अच्छी है, आप टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं बनना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं हिम्मत रख लूंगी। आपको पता है इंसान है ना, किसके लिए किसी के घर पे एक गधों की तरह काम करते हैं, किसके लिए एक लड़की इतने सारे रिश्ते निभाती है, इतना वो काम करती है, किसके लिए, कि सिर्फ अपना हस्बैंड खुश रहे, सिर्फ अपने हस्बैंड के पीछे एक वो गधे की तरह काम कर लेती है। लेकिन वो हस्बैंड, वो पति ही उसको प्यार से बात ना करे तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। चलो आगे का और बताती हूँ मैं आपको। फिर वो मॉर्निंग में देवर चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे, और वो बच्चे भी चले जाते हैं, बचती मैं और माँ हूँ। और पता है एक बीच में और बात बताऊंगी आपको। जब मैं, मेरे वो दादी माँ थी, उनको जब मैं रोटी बना के और सब्जी बना के पहली बार जो खाना खिलाई थी ना, तो उन्होंने क्या बोला, जैसे रोटी के ऐसे हाथ लगाया, हाथ लगा बोला कि बेटा गरम है। मैंने कहा हाँ माँ गरम है। आपने सब्जी डाली है मुझे, मैं एक चौंक गई। मैंने कहा हाँ माँ। तो बेटा मुझे ऐसी आदत मत डालो, आपकी बड़े सास आपको डांटेंगे, क्योंकि मैं इस आदत की नहीं हूँ। मुझे कभी शाम को गरम रोटी नहीं खिलाते हैं बेटा, ठंडी ही देते हैं। उस समय मैं ना चौंक गई थी कि यार वो एक इतनी बूढ़ी सास के नहीं हो सकते तो मेरे तो नहीं हो सकते। उनको वो ना पहले वो रोटी देते थे, तो मैंने पूछा कि मम्मी जी माँ को ठंडी रोटी क्यों डालते हो और राबड़ी क्यों डालते हो, राबड़ी बनाते हैं जो, और राबड़ी के अंदर बकरियों का थोड़ा सा दूध, इतनी इतनी सी रोटी और इतनी सी राबड़ी और इतना सा दूध, एक इतना सा कटोरा था, उसके अंदर वो ठंडी रोटी गैस पे सेक के और थोड़ी सी चूर के उसमें बकरियों का कच्चा दूध और ठंडी राबड़ी चूर के माँ को शाम को खाना खिलाते थे। 6 साढ़े 6 बजे माँ को खाना खिला देते थे।
हमेशा यही माँ का शाम का खाना रहता था, और सुबह का खाना उनको गर्म रहता था। सुबह का खाना 2 रोटी और सब्जी रहती थी उनको, और रात को हमेशा कभी मैंने उनको गर्म खाते हुए नहीं देखा। और पूछा था, बोला था कि बुज्जी को यही पसंद है। और पता है उनका चारपाई ऐसी थी, क्या बताऊँ आपको, कभी फोटो में डालूंगी, ऐसी चारपाई थी। एक तांबे का लोटा था, वो भी साइडों से पूरा मुरझा हुआ, टूटा हुआ, और उसको एक कट्टा नहीं आता जो गेहूं डालते हैं, उसकी एक मेट बनाई हुई थी, मतलब बैठने के लिए, सोने के लिए, वो उसके परमानेंट थे उनके। और हमेशा कभी उनको झोपड़े में ही सुलाते थे, एक झोपड़ा और 2 रूम थे, उनको हमेशा झोपड़े में ही सुलाते थे। और धूप कभी उन रूमों में, उनको कभी रूम में आते हुए मैंने देखा नहीं। और धूप आ जाती थी, आपको पता है मई जून जुलाई में कैसी गर्मी रहती है। और जब झोपड़े की छाया छाया आ जाती ना, झोपड़ी थी उसकी छाया आ जाती, तो खिस्से के झोपड़ी की छायाओं में सो जाते थे। और उस पानी गर्म हो जाता था ना, उसमें मधुमक्खियां होती है ना, वो गिर जाती थी, इतना पानी गर्म। तो उनको मैं पहले तो ये सोचती थी कि ये हमारे पता नहीं क्या लगती है, ने फिर पता चला ये मेरी दादी सास है। तो उन्होंने बोला कि बेटा शाम को मुझे आदत मत डाल, तुम्हारी बड़े सास डांटेंगे। तो मैं, वो जब तक शादी में रहे ना, तब तक उनको मैंने शाम को गर्म ही रोटी खिलाई, और वो इतने खुश होके खाते थे। और मैं पूरे दिन उनसे बातें करती थी, क्योंकि अकेली थी। और है ना, वो दादी सन मुझे बहुत कुछ ऐसी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई, मैं बताऊंगी आपको आगे। लेकिन दादी को जो चीजें दे रखी थी ना, वो मुझे बहुत गंदा फील होता था, बहुत। क्योंकि उसका ना ही चारपाई, वो जो सोते थे वो चारपाई सही नहीं थी। दूसरी बात है, उसके पास जो लोटा था पीने को, परमानेंटली वो रखते थे, दूसरा लोटा नहीं देते थे उनको, कि बुज्जी है ना गंदा हाथ लगाते हैं। और जो बकरियों का दूध, राबड़ी और ठंडी रोटी जो खिलाते थे, मुझे सबसे ज्यादा गंदा वो चीज उनका सबसे पहले लगने लगा घर में। बाकी तो चलो ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है। लेकिन जो उनके साथ जो बर्ताव की, और नहलाते कितने दिन थे, 4 दिन से, गर्मी में 4 दिन के बाद नहलाते थे। और बाल है ना, छोटे 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 ना गूंद देते थे, ताकि वो 4-5 दिन ना खुले उनके बाल। तो 15 दिन बाद में वो बाल उनका धोते थे खोल के वैसे। मुझे इतना गंदा फील होता था ना वो दादी से के लिए, कि यार ये करोड़पति है, मानते हैं लोग, है ना। चलो ठीक है, वो उनके साथ जैसा उन्होंने किया, उनको जैसे खिलाया, वो आज उनको मिल रहा है सब कुछ, आज उनको भगवान देख रहा है। उसके बाद क्या है कि बहुत रोना रोना आता है। उसके बाद थोड़े दिन बाद मैं बीकानेर चली जाती हूँ, मेरा भाई लेने आती है। और ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीजें तो होती है बीच में, अभी मेरे से बताया नहीं जा रहा है, इतना ही बताऊंगी। और मैं बीकानेर चली जाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट वीडियो भी देखना, मैं थोड़ा थोड़ा करके सब बताऊंगी आपको।